वेलकम है आपका। देखिए, अब हम लोग स्टैटिक्स का एक जो पोर्शन है हमारा स्टेबिलिटी वाला, ठीक है, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो आइए कुछ पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है, उसका रिगार्डिंग। तो कुछ डेफिनेशन है, जो बेसिक डेफिनेशन है उसको आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। देखिए, पहला डेफिनेशन हम लोगों का स्टेबल इक्विलिब्रियम का, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम हमारा क्या होता है, ठीक है। ओके। तो देखिए, ए बॉडी इज said टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम if when slightly displaced from its position of equilibrium, then forces acting on the body tend to make it return towards its position of equilibrium। ठीक है ना। तो डेफिनेशन भी बिल्कुल जो है क्लियर है कि कोई भी बॉडी स्टेबल कब कहलाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई बॉडी है हमारा, ठीक है ना। तो ये बॉडी है, ये सपोज कीजिए कोई हार्ड स्फीयर है, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब हम अगर इसको डिस्प्लेस करना चाहें, ठीक है। तो ये इतना रफ प्लेस पे रखा हुआ हो कि जो फोर्स है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वगैरह इस पे अप्लाई होगा, वो क्या हो, वो उस डिस्प्लेसमेंट को तोड़ करके इसको इसी के पोजीशन पे रखा रहे, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि जब आप किसी को स्लाइटली डिस्प्लेस करना चाहेंगे उसके पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से, तो जो फोर्सेस उस पर अप्लाई हो रहा है वो उसको क्या करेगा, वापस उसी पे रखेगा, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसके उल्टा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये क्या होगा, तो इसमें जब आप स्लाइटली डिस्प्लेस्ड करेंगे, ठीक है ना, तो जो फोर्स है जो बॉडी पर एक्ट हो रहा है वो क्या करेगा, वो मूव करने का काम करेगा बॉडी को, ठीक है ना। आपका स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट से उस फोर्स को क्या मिलेगा, कह लीजिए कि एक जो है एक्स्ट्रा उसको ताकत मिलेगा, जिससे वो क्या करेगा, बॉडी को मूव कराने लगेगा, ठीक है ना। तो बॉडी आपका मूव करने लगेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है थर्ड आपका, वो है हमारा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या है, तो देखिए, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में ये होगा कि जब भी आप एक जो हमारा बॉडी है वो हमारा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में कहलाएगा जब उस पर फोर्स जो एक्ट हो रहा है ना, ठीक है, वो इस फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर सच दैट दे कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम इन एनी स्लाइटली डिस्प्लेस्ड पोजीशन, ठीक है। कोई भी स्लाइटली डिस्प्लेस्ड पोजीशन होगा उस पर वो इक्विलिब्रियम पे ही रहेगा, ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो होगा आपका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। डेफिनेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल से समझाया गया है, ये देखिए आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम है, देख पा रहे हैं आप, ठीक है ना। आप इसको हल्का सा पुश करेंगे, हिलाएंगे, तो फिर ये फिर से अपनी ही पोजीशन पे आ जाएगा। ये आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है, हल्का बस इसको पुश किया जाएगा तो ये मूव कर जाएगा, ठीक है। ये आपका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, इसमें कोई भी जो है पोजीशन आप ले लें, कोई भी डिस्प्लेसमेंट करें किसी भी पोजीशन पे, वो इसी पोजीशन पे रहेगा, ठीक है। तो ये आपका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। ओके। तो अब इन तीनों का जो एक्सप्लेनेशन है वो नीचे में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ओके। अच्छा, इसके बाद चलिए आते हैं, हम लोग देखते हैं वर्क फंक्शन क्या होता है, ठीक है। वर्क फंक्शन देखिए, पहले भी देखे हैं हम लोग, तो वर्क फंक्शन क्या है, वर्क फंक्शन इज द वर्क डन बाय द फोर्सेस इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी फ्रॉम स्टैंडर्ड पोजीशन टू एनी पोजीशन, ठीक है। जो उसका स्टैंडर्ड पोजीशन है उससे किसी भी पोजीशन में ले जाने में जो हमको वर्क करना पड़ेगा, या जो वर्क होगा फोर्सेस से, वो हमारा वर्क फंक्शन कहलाता है, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, इंपॉर्टेंट जो चीज़ है आपके लिए वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एनर्जी टेस्ट फॉर स्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। इसको देखिए, सिंपल चीज़ है, कोई मुश्किल नहीं है। स्टेबिलिटी के लिए एनर्जी टेस्ट क्या होता है, ठीक है, ये आपको ऐसे पूछ सकता है, या तो आपको इसका स्टेटमेंट दे करके पूछ सकता है कि सो दैट द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आर पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये अगर आपको थोड़ा फिजिक्स पता है तो 12th क्लास से ही आप ये जानते हैं कि जो अनस्टेबल पोजीशन होता है वो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का पोजीशन होता है, और जो आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है वो क्या होता है, वो होता है पोजीशन ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। यही हमको यहाँ पे दिखाना है, इसी को एनर्जी टेस्ट कहते हैं, ठीक है।
आइए इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ, वी नो दैट फॉर एनी डिनामिकल सिस्टम क्या होता है, कोई भी जो डिनामिकल सिस्टम है, जो बॉडी मूव करता है, उसके लिए क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग इक्विलिब्रियम की बात करें तो इन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो काइनेटिक एनर्जी है हमारा वो क्या रहेगा, वो जीरो रहेगा, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हमको फिर ये मिल जाएगा देयरफॉर कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। ओके, अच्छा, फॉर दिस वी टेक दिस कांस्टेंट पोटेंशियल एनर्जी इज आइदर मैक्सिमम और मिनिमम। देखिए, अब अगर आपका पोटेंशियल एनर्जी अगर आपका कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये या तो मैक्सिमम है या तो मिनिमम है, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू का मतलब यही है कि वो फिक्स हो गया, ठीक है। तो या तो मिनिमम वैल्यू होता है या तो वो मैक्सिमम वैल्यू होता है। ओके, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, सपोज कर लेते हैं हम लोग थोड़ा देर के लिए कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये मेरा मैक्सिमम है, ठीक है। लेट द पोटेंशियल एनर्जी बी मैक्सिमम, मान लेते हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है, हमारा मैक्सिमम है, ठीक है। अच्छा, फुल स्टॉप। नाउ लेट दिस सिस्टम बी स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, अब हम सिस्टम को स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं उसके पोजीशन से, फ्रॉम द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अगर हम मैक्सिमम मानते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, तो अगर अब हम वहां से स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे और उसको मूव करने के लिए फ्री छोड़ देंगे, ठीक है, एंड देन सेट फ्री इन दी न्यू पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, विल डिक्रीज। जाहिर सी बात है कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी से आपने छोड़ा है तो अब तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, घटेगा। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी घटेगा तो कंसिक्वेंटली क्या होगा, द काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीजेस, ठीक है। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इनका जो सम है ये हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है, ठीक है। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी अगर फॉल करेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा, आपका राइज करेगा, ठीक है। हेंस द सिस्टम मूव्स फर्दर अवे फ्रॉम पोजीशन ऑफ मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आपने स्लाइटली डिस्प्लेस किया था, ठीक है, स्लाइटली डिस्प्लेस किया तो उसमें क्या आया, उसका पोटेंशियल एनर्जी जो है वो घटने लगा, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी उसका गिरने लगा। तो इससे क्या हुआ, उसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, तो यानी ये और तेजी के साथ क्या होगा, अपने पोजीशन से मूव करेगा, आगे जाएगा, ठीक है। तो तेजी के साथ मूव करने का मतलब क्या है कि जो इक्विलिब्रियम है हमारा वो, hence the equilibrium in the position of maximum potential energy is unstable, यानी जो उसका इक्विलिब्रियम का कंडीशन था वो क्या हो गया, वो पूरा अनस्टेबल हो गया, ठीक है। अब वो पूरा मूव कर सकता है, ठीक है, वो वहां से हट सकता है। तो इसलिए अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम लोग मैक्सिमम लेते हैं, जैसा यहाँ पे लिए थे ऊपर में, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, तो ये जो पोजीशन होगा, इसका जो करस्पॉन्डिंग पोजीशन होगा वो क्या होगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर अब हम मान लेते हैं मिनिमम और फिर हम स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं, ठीक है, तो चूंकि आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम है, और आपने अब बॉडी को छोड़ दिया, ठीक है, नए पोजीशन के लिए, तो चूंकि आपका शुरू में मिनिमम था, तो पोटेंशियल एनर्जी अगर मिनिमम था तो अब वो क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा, पोटेंशियल एनर्जी शुड इंक्रीज, ठीक है। तब काइनेटिक एनर्जी क्या होगा आपका, वो डिक्रीज करेगा, शुड डिक्रीज, ठीक है, एज बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर मेरा पोटेंशियल एनर्जी अगर अब क्या है, अगर बढ़ना शुरू करता है तो डेफिनेटली क्या है, काइनेटिक एनर्जी घटेगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन हम लोग ये देखे थे कि जो स्टार्टिंग में हमारा काइनेटिक एनर्जी था वो क्या था, वो जीरो था, बट एज इनिशियली द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो, हैंस काइनेटिक एनर्जी शुड बिकम निगेटिव। तो काइनेटिक एनर्जी यानी आपका निगेटिव होगा, जीरो से भी घटेगा तो निगेटिव होगा, और निगेटिव काइनेटिक एनर्जी होने का मतलब क्या है, मीनिंग देयर बाई when released it will have the tendency to move in the direction opposite to the displacement। इसका मतलब ये है कि जिधर आपने स्लाइटली डिस्प्लेस किया था, ठीक है, उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में ये मूव करने लगेगा, ठीक है ना। अब काइनेटिक एनर्जी जीरो है, अब उसके बाद घट रहा है तो ये निगेटिव होगा, तो निगेटिव होने का मतलब है, ठीक है, कि जब आप उसको रिलीज करेंगे तो इसमें जो मूवमेंट का जो टेंडेंसी है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। हेंस इट विल हैव द टेंडेंसी टू रिटर्न बैक। तो अब देखिए, आपने स्लाइटली इधर डिस्प्लेस किया था,
ठीक है, आपने इधर स्लाइटली डिस्प्लेस किया और उसमें इधर का मूवमेंट आ गया, तो यानी ये ऐसे जा करके ऐसे आकर के फिर से अपनी ही पोजीशन पे आ जाएगा, यानी अपने पोजीशन पे ये कम बैक करेगा। ठीक है, तो अगर अपने पोजीशन पे ये कम बैक करता है तो इसका मतलब क्या है, हेंस इट विल हैव टेंडेंसी टू रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, दस इन दिस केस द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर पोटेंशियल एनर्जी आप मिनिमम लेके चलते हैं तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम को दिखाता है, और अगर आप ऊपर के पैराग्राफ में देखिए कि मैक्सिमम लेके चलते हैं तो वो अनस्टेबल को दिखाता है। ठीक है, बस एक थ्योरी है जो आपको लिख देना है इस तरीके से, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए इसके बाद फिर एक थ्योरम है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। क्या है थ्योरम देख लेते हैं, आइए देखिए। थ्योरम है हमारा, ए बॉडी रेस्ट्स इन इक्विलिब्रियम अपॉन अनदर फिक्स्ड बॉडी। ठीक है, एक बॉडी जो है वो दूसरे बॉडी के ऊपर में रेस्ट पर रखा हुआ है। द पोर्शन ऑफ द टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट बीइंग स्फीयर्स। ठीक है, जो कांटेक्ट वाला जो पोर्शन है, जैसे एक मान लीजिए कि ऐसे कांटेक्ट में रखा हुआ है ना, इस तरीके से, ये जो कांटेक्ट वाला पोर्शन है ये दोनों स्फीयर है, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, और इनका जो रेडियस है, ऊपर वाले का अगर स्मॉल आर है तो नीचे वाले का कैपिटल आर है, ऐसा कुछ समझ सकते हैं। ठीक है, ये जो रडाई है वो स्मॉल आर और कैपिटल आर है रेस्पेक्टिवली। ठीक है, रेस्पेक्टिवली है यानी कि पहले ऊपर का बॉडी का है फिर नीचे के बॉडी का है। ठीक है, एंड द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स। ठीक है, अब जैसे इसका सेंटर है और इसका सेंटर है, तो इन दोनों का जो सेंटर है, इसका जो स्ट्रेट, इसको जो ज्वाइन करने वाला स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, वो क्या है, वो वर्टिकल है, यानी इसको आप कह सकते हैं कि ये आपका वर्टिकल एक्सिस है। ठीक है ना, कोई भी अगर आप लेंगे इसको वाई या जेड एक्सिस लेंगे तो ये वर्टिकल एक्सिस आप लेंगे। ठीक है, अच्छा, इफ द बॉडी बी स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, अगर इसको हम ऊपर से स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं तो जाहिर सी बात है इसका सेंटर भी चेंज करेगा, पोजीशन भी ये वाला चेंज कर जाएगा। ठीक है ना, फाइंड वेदर द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल और अनस्टेबल। आपको ये बताना है कि जो इसका स्टेबिलिटी है वो कब, जो इसका इक्विलिब्रियम है वो कब स्टेबल होगा और कब अनस्टेबल होगा, उसके लिए आपको कंडीशन बताना है। ठीक है, द बॉडी इज बीइंग, जो बॉडी है आपका वो क्या है, बॉडी इज बीइंग रफ इनफ टू प्रिवेंट स्लाइडिंग। ठीक है, स्लाइडिंग को रोक देता है। ठीक है, स्लाइडिंग नहीं होगा, रोलिंग होगा। ठीक है, स्लाइडिंग को हमको इग्नोर कर देना है। ठीक है ना, ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है, आइए हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, देखिए ये यहाँ पे फिगर है। ठीक है, इनिशियली देख लीजिए, थ्योरी भी देखते चलते हैं क्या है थ्योरी। लेट ओ बी दी सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, ऑफ द लोअर बॉडी, लोअर बॉडी का, ये लोअर बॉडी का सेंटर हो गया ओ। ठीक है, लोअर बॉडी हमको दिख रहा है, ये लोअर बॉडी का स्फेरिकल सरफेस है। ठीक है, इसका सेंटर ओ है और रेडियस कैपिटल आर। ठीक है, विच इज फिक्स्ड, ये फिक्स है, ये आपका फिक्स रखना है। ठीक है ना, एंड ओ वन दैट ऑफ द अपर बॉडी, ओ वन जो है ये जो ऊपर का जो बॉडी है कांटेक्ट में, इसका सेंटर है। ठीक है, और इसका जो रेडियस है ये स्मॉल आर है। ठीक है ना, A1 जो है वो बीइंग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, दिख रहा है। ठीक है, लाइन जो O1 है ये आपका बीइंग वर्टिकल है, दिख रहा है हम लोगों को, ये लाइन है पूरा। ठीक है, G1, G1 इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अपर बॉडी, अपर बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसको हम लिए हैं G1, ये पोजीशन ये लिए हुए हैं। ठीक है, देन फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द अपर बॉडी लाइन A1 G1, जो A1 G1 है ये मस्ट भी वर्टिकल होना चाहिए, जाहिर सी बात है A1 G1 हमारा वर्टिकल होना चाहिए। ठीक है, तभी जो है इक्विलिब्रियम में स्टार्टिंग में होगा। यहाँ पे हम लोग A1 G1 को H सपोज कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखिए जो सिचुएशन है उसके हिसाब से हमको काम करना है। देखिए सपोज करते हैं कि जो ऊपर का बॉडी है, ये जो बॉडी है ऊपर वाला, इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया गया। ठीक है ना, हल्का सा डिस्प्लेस किया गया,
तो इसका जो नया पोजीशन है वो ये होगी, दिस इज द न्यू पोजीशन, ये मान लेते हैं कि ये नया पोजीशन है इसका, ठीक है। तो अगर इसका ये न्यू पोजीशन है तो ये मान लेते हैं कि न्यू जो कांटेक्ट है लोअर बॉडी पर, लोअर बॉडी चूंकि हमारा फिक्स है तो लोअर बॉडी पे जो न्यू कांटेक्ट है वो A2 हो जाता है, ठीक है। तो फिर से देखिए ये सेंटर ही है, तो सेंटर से ये रेडियस R ही रहेगा, ठीक है। और ये मान लेते हैं कि जो O1 है, O1 का न्यू पोजीशन क्या हो जाता है, ये O2 हो जाता है, ठीक है ना। O1 हमारा शिफ्ट होकर O2 पे आ जाता है, तो O2 से लेकर के ये जो डिस्टेंस है ये R ही रहेगा रेडियस के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कुछ एंगल लिया गया है, जैसे देख सकते हैं ये एंगल थीटा है, तो अगर ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, अच्छे से देखिएगा। O2N, एंगल O2N ये भी हमारा थीटा आएगा, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोगों ने फाई ले लिया है, किसको, A2O2B, ये जो है एंगल है इसको हम लोगों ने फाई लिया है, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। और कुछ खास नहीं है, इसी पे अब हम लोगों को वर्क करना है, ठीक है। तो इसी के रिगार्डिंग में जो थ्योरी है वो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। सपोज करते हैं कि अपर बॉडी को स्लाइटली डिस्प्लेस किया गया, ठीक है, प्योर रोलिंग हुआ, और A2 नया पोजीशन ऑफ कांटेक्ट हो गया, O2 नया ओरिजिन हो गया, नया सेंटर हो गया अपर बॉडी का, और G2 नया पोजीशन हो गया G1 का, ठीक है। पॉइंट A1 रोल्स अप टू द पोजीशन B, मान लेते हैं कि जो A1 है हमारा, ठीक है, वो पोजीशन B तक रोल किया है, ठीक है। पोजीशन B क्या है आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए मतलब ये जो A था, देखिए A1 कहाँ पे था हमारा, A1 था हमारा यहाँ पे, दिस इज A1, ठीक है। तो जब ये, चूंकि बगैर स्लाइडिंग के सिर्फ रोलिंग हो रहा है, तो जब रोलिंग हुआ तो A1 रोल करता हुआ कहाँ पे पहुंच गया है, देखिए B पे पहुंच गया है, ठीक है ना। तो इसको हम यहाँ पे दिखाए हैं, क्योंकि पोजीशन तो चेंज हुआ, तो A1 का जो पोजीशन है ये कह लीजिए कि ये जो है ये आपका पुराना वाला A1 है, ठीक है ना, जो अब B पे आ चुका है, और जो नया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो हमारा A2 है, ठीक है। तो सबसे पहले जो फाइंड आउट किया जा रहा है वैल्यूज, वो देख लीजिए क्या क्या वैल्यू फाइंड आउट किया जा रहा है, देखते हैं। देखिए तो ये बोला जा रहा है कि जो A1 O1 है और जो BO2 है, दोनों R होगा, डेफिनेटली R होगा, इसलिए कि देखिए A1 जो है हमारा वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था, ठीक है, और वो था हमारा सेंटर O1, इसका रेडियस R1 था। अब जो नया पोजीशन आया है उसमें ये B है, और तो B भी तो मेरा इसी पे है, मतलब कि पेरीफेरी पर है, ठीक है, और ये इसका पोजीशन है O2, ठीक है। तो स्फीयर तो वही है, रोल करके यहाँ पे चला आया है, ठीक है, इसलिए इन दोनों का वैल्यू एक ही रहेगा। हाँ, अब देखिए A1 G1 और B G2 ये भी H रहेगा, क्यों, देखिए पहले G1 मेरा यहाँ पे था, ठीक है, ओके, और ये हाइट कितना था, ये हाइट था मेरा H। अब G2 जो है वो यहाँ पे आ गया है, ठीक है, क्योंकि लाइन तो देखिए O1 और A1 के लाइन में G1 है, तो अगर A1 अब B पे पहुंच गया है तो G2 भी समवेयर इसी लाइन में होगा, ठीक है, और उसी डिस्टेंस पे होगा, तो H ही डिस्टेंस पे होगा, तो BG2 भी आपका H होगा, ठीक है। अब देखिए OA2 और OA1, OA2 आप समझ रहे हैं नीचे वाला जो, ठीक है, यहाँ पे जो आपका फिक्स पॉइंट O है, ठीक है, और A2 हमारा अब यहाँ पे आ गया है, तो ये आपका रेडियस ही है, नीचे वाले का फिक्स रेडियस, और OA1, तो दोनों ये फिक्स रेडियस ही है, ठीक है। इसको आप ऐसे कह सकते हैं, ये ऐसे है पूरा स्फेरिकल पार्ट है, ठीक है, स्फेरिकल पार्ट है, तो O1 से A1 तक का जो वैल्यू है रेडियस वही AB होगा, दोनों R ही होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब O2 आपका ये है, और ये आपका A2 है, ठीक है, तो ये फिर से यही R के बराबर होगा, तो ये भी रेडियस, और O2B भी हमारा रेडियस, तो सारा वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये मैंने थीटा और फाई कंसिडर किया है, ये आपने देख लिया, ठीक है। अब देखिए क्या है, नाउ in order to find the nature of equilibrium, we should find the height z of center of gravity G2 in new position above origin OX। समझिए, हमको अगर इक्विलिब्रियम का नेचर पता करना है तो हमको सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले ये देखना पड़ेगा, देखिए G1 का तो हमको पता था कि यहाँ से H हाइट पे है, ये R है, तो पूरा जो G1 जो है स्टार्टिंग में वो है आपका, देखा जाए तो R प्लस H हाइट पे,
लेकिन अभी जो G2 है वो यहाँ पे चला आया है, तो G2 का जो हाइट होना चाहिए यहाँ से OX से, ये क्या होगा, ये हमको पहले फाइंड करना है। ठीक है, G2 का हाइट OX से क्या होगा। ओके, अच्छा देखिए यहाँ पे मेंशन है, क्या है, नाउ सिंस यहाँ पे लिखा हुआ है आपको, ये वजह क्या है, फॉर सिंस फ्रॉम स्टेबिलिटी या अनस्टेबिलिटी एनर्जी टेस्ट में हम लोगों को पता है कि हम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी चाहिए होता है। वी हैव टू डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी से ही हम लोग पता कर पाएंगे कि स्टेबल है या अनस्टेबल है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्रोपोर्शनल होता है हाइट का। पोटेंशियल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू हाइट। क्योंकि इसका वैल्यू क्या है, जनरली आप देखते हैं कि अगर इस हाइट पे कोई बॉडी रखा हुआ है, उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, mgh होता है। ठीक है, ये आपको पता है। h जो है वो हाइट है एबव फिक्स्ड लाइन। तो अभी हमारे पास अगर फिक्स्ड लाइन जो है, अगर मेरा अभी में यहाँ पे x एक्सिस है, तो जीवन का पोजीशन से आपको ये मिल जाएगा कि उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या था। तो फिर जो G2 का पोजीशन है, उसका हाइट हम अगर निकाल लेते हैं एबव OX, तो हमको उसका भी पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा बाय दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो भाई ये देखिए Z क्या है, देयरफॉर Z, ओके, Z को हम लोग क्या बोले हैं, mg2। ओके, और mg2 क्या है मेरा, O2n माइनस O2l। ठीक है, इसको हम लोग जाकर के ऊपर फिगर में फिर से एक बार देख लेते हैं। ठीक है, जो जो वैल्यू फाइंड आउट किया जा रहा है, देखिए ठीक है, mg2 आपको निकालना है। देखिए m कहाँ पे है, देखिए इसको हम लोग z बोल रहे हैं। ठीक है, G2 का जो पोजीशन है एबव x एक्सिस, इसको हम लोग पूरा को z बोल रहे हैं। ठीक है, और z का वैल्यू क्या हो जा रहा है, mg2। ठीक है, अब इस mg2 को क्या लिख सकते हैं, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो मेरा mg2 है, ठीक है, अगर हम लोग जो ये O2n है, इसमें अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दें, देखिए ये परपेंडिकुलर डाल दिया, ये G2l, तो G2l परपेंडिकुलर डाल दिया, तो अगर मैं ऐसे करूं, ठीक है, कि O2n लिख दूं ये पूरा, और इसमें माइनस कर दूं O2l, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ये mg2 के बराबर होगा। ठीक है, क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पे यही काम कर रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, इसी को अप्लाई कर रहे हैं, O2n माइनस O2l। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये हो गया मेरा O2n, ये हो गया मेरा LO2, एक ही बात है। ठीक है, अब देखिए O2n क्या होगा, तो O2n हमारा हो जाएगा r प्लस आर कॉस थीटा, और LO2 हो जाएगा O2G2 कॉस थीटा प्लस फाइव। देखिए जो आपके पास में नोन वैल्यू है ना, वहां से आपको काम करना है। ठीक है, ओके, तो मैं आपको आइए दिखाता हूँ। ठीक है, कैसे हम लोग काम करेंगे यहाँ पे। चलिए देखिए फिगर को फिर से, देखिए अगर हम लोग देखें तो ये जो पूरा वैल्यू है, ये पूरा O2 से लेके O तक, ये पूरा क्या है, ये है आपका R प्लस आर। ठीक है, ये पूरा O2 से लेकर के पूरा नीचे तक जो वैल्यू है, ये क्या है, ये है R प्लस आर। ठीक है, तो अगर ये R प्लस आर है, और ये मेरा थीटा है, ध्यान दीजिए, तो ये भी थीटा हुआ। ठीक है, तो O2n को हम क्या लिख सकते हैं, O2n को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, ये चूंकि आपका बेस है, तो R प्लस आर कॉस थीटा लिखेंगे। आपका हाइपोटेन्यूस R प्लस आर है, और कॉस थीटा हो जाएगा माइनस O2l। O2l के लिए क्या लिखा जाएगा, ठीक है, तो O2l अगर हम लिखना चाहते हैं, तो हमको उसके लिए किसका यूज करना पड़ेगा। देखिए O2l क्या है आपका, यही O2l है। ठीक है, तो O2l के लिए हम लोग जो यूज करेंगे, वो यूज करेंगे हम लोग दो तरह से आप यूज कर सकते हैं। देखिए जैसे O2G को आप यूज कर लीजिए, O2G2 को। ठीक है ना, O2G2,
तो O2G2 को अगर हम यूज करेंगे, ध्यान दीजिए, तो ये O2G2 है और ये मेरा ट्रायंगल है, ठीक है, ये हो गया। ये जो एंगल है, ये एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये एंगल थीटा है, ये एंगल फाई है, तो ये हो जाएगा आपका थीटा प्लस फाई, टोटल एंगल हो गया, ठीक है। तो और ये है O2 और ये है आपका G2, है ना। तो ये जो वैल्यू है सामने वाला, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा O2G2 कॉस थीटा प्लस फाई, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा O2G2 कॉस थीटा प्लस फाई। यही चीज नीचे लिखा गया है, ठीक है, आप समझ समझ के करेंगे। देखिए मैं आपको वहीं पे ले चलता हूँ, ठीक है। देखिए मैंने आपको समझा दिया, और यहाँ पे देखिए आपका वही ट्रायंगल से वो दोनों चीज आपको आ गया है, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए, अब हम थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करेंगे, ये वही है। O2G2 को क्या लिख सकते हैं, O2B माइनस BG2, जा करके देख लीजिए फिगर में, ठीक है। ये हो गया। O2B हमको दिया हुआ है स्मॉल r, और BG2 हमको दिया हुआ है क्या, H, ठीक है। O2G2 कैसे निकालेंगे, है ना। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जाहिर सी बात है कि G2 जो है हम लोगों का, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि बी जो पॉइंट है, तो बी पॉइंट से लेकर के O2 तक, ये आपका क्या है, ये आपका है स्मॉल r रेडियस, ठीक है। और जो G2 है यही बीच में है ना, और ये आपका H है। तो अगर हम लोग r में H को घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, O2G2 सिंपली मिल जाता है, ठीक है। फिर यही हो गया। अब यहाँ पे इसका आप डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये मिल जाता है, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन कर दिया हम लोगों ने। अच्छा अब देखिए प्योर रोलिंग में क्या होता है। प्योर रोलिंग में आप एक बात जानते हैं कि जो A1 का जो आर्क लेंथ है और जो A2B का आर्क लेंथ है वो बराबर होगा, ठीक है। आप मतलब इसको ऐसे समझिए, ठीक है। देखिए देखिए मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो A1 से A2 तक पहुंचने में जो आर्क लेंथ कवर हुआ ये लेंथ, और अगर हम लोग देखें जैसे बी यहाँ पे चला आया है तो ये लेंथ, तो ये दोनों लेंथ A1 से लेकर B1 तक, जितना A1 का नया पोजीशन B हो गया, ठीक है। तो ये जो आर्क लेंथ है और ये जो A1 A2 का लेंथ है, ये दोनों क्या होगा हमारा, डेफिनेटली बराबर होगा, ठीक है। इसलिए लिखा गया है क्या कि A1 जो A से A1 तक का, A1 से A2 तक का पोजीशन है, A1 से A2 तक का जो पोजीशन है, वही पोजीशन हमारा B से लेकर के A2 तक का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज लिखा गया है, देख लीजिए। देखिए A1 से A2 तक का जो पोजीशन है, वही पोजीशन हमारा A2 से लेके B2 तक, A2 से B तक है। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से ना, ये ऐसे है, ठीक है, और ये है हमारा ऐसे, ये, ठीक है। ये है हमारा A2 और ये है हमारा A1। तो यहाँ पे हम लोग एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। ये है मेरा O1, ये है मेरा O फिक्स्ड, ठीक है, और यहाँ पे मेरा है O2, और ये है मेरा B, ठीक है। अब देखिए ये जो एंगल है, ये थीटा आपने लिया हुआ है, ठीक है। ये एंगल आपने क्या लिया है, ये आपने लिया हुआ है फाई, ठीक है। तो क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क बाई रेडियस, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो जो आर्क है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका एंगल इंटू रेडियस, ठीक है। तो पहले आपको आर्क क्या निकालना है, पहले आपको निकालना है आर्क A1 A2, यानी ये A1 और ये A2, ये आर्क निकालना है। तो ये आर्क जब निकालेंगे A1 A2 का, तो वो क्या हो जाएगा, तो इसका एंगल थीटा, और रेडियस क्या है इसका, कैपिटल आर, ठीक है। इसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर, ओके। तो ये हमारा हो जा रहा है आर थीटा, और इसका अगर देखा जाए तो A2B के लिए ये स्मॉल आर है, ये फाई है, तो ये आर फाई हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ से जब हम लोग डी फाई बाई डी थीटा निकालेंगे, ठीक है ना, तो वो हमारा ये आ जाएगा कैपिटल आर बाई स्मॉल आर, ठीक है, निकाल लेंगे। ऐसा कह सकते हैं कि आप दोनों तरफ थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दीजिए, ठीक है, ओके। अच्छा अब देखिए इसके बाद जब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देंगे, जो हमारा वैल्यू आया है इसका, तो हमको ये चीज मिल जाता है। इसका फिर आपको डबल डिफरेंशिएशन कर देना है, ठीक है ना। डबल डिफरेंशिएशन करेंगे
विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो याद रखिएगा फाई आपका कांस्टेंट होगा, जब आप थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो फाई हमारा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो हमको ये मिल जाएगा, ठीक है। अब हमको इसका निचोड़ बस लिखना है, ठीक है। तो देखिए, अब देखिए ये मेरा आ गया डबल डेरिवेटिव जेड का, यानी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी G2 है उसका हाइट का डबल डेरिवेटिव। तो जो इक्विलिब्रियम स्टेबल होता है या अनइक्विलिब्रियम होता है, ये आपको पता है ये कैसे होता है। तो देखिए, अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, ध्यान दीजिए, तो पोटेंशियल एनर्जी अगर मिनिमम है तो स्टेबिलिटी होगा, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होगा? जब हमारा जेड मिनिमम होगा, ठीक है। और जेड मिनिमम होने का मतलब क्या है कि जो मेरा डेरिवेटिव है डी स्क्वायर जेड बाई डी थीटा स्क्वायर, ये क्या होना चाहिए? ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और जेड मैक्सिमम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी आपका क्या होगा? मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी भी आपका मैक्सिमम होगा, तो ये नॉन स्टेबिलिटी को बताएगा। और जेड मैक्सिमम कब होगा? जब मेरा डी, इसका जो डबल जो ऑर्डर है वो लेस देन 0 होगा, ठीक है। तो ग्रेटर देन पे स्टेबल और लेस देन पे अनस्टेबल, ठीक है। तो अब ये जो समीकरण 2 है इसको देख लीजिए, इसको अगर हम ग्रेटर देन लेते हैं तो स्टेबल और लेस देन लेते हैं तो अनस्टेबल, ठीक है। तो एट पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जब हम लोग इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो हम लोगों ने तो ये स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट के लिए लिया था ना, थीटा और फाई। जब आप छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो एंगल बनता है, लेकिन पूरा इक्विलिब्रियम पे ये दोनों 0 होगा, तो आप थीटा को भी 0 कर दीजिए, फाई को भी 0 कर दीजिए, तो cos 0 1 हो जाएगा, यहाँ भी cos 0 1 हो जाएगा, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। इसको अगर आप और अरेंज करेंगे, ठीक है, इसको हम लोग माइनस वाले को इधर लेके आएंगे तो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। ओके, अब देखिए, अब फाइनल हो जा रहा है, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ से मैं r माइनस एच को, चूंकि ये मेरा एक पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो पॉजिटिव है तो हम लोग इन इक्वेशन में इससे डिवाइड कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस पूरे फैक्टर से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, जैसे r प्लस आर है ना, और नीचे में डिवाइड होगा 1/r प्लस आर का होल स्क्वायर से। तो आप एलसीएम देंगे तो एक फैक्टर आपका कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? ये आर स्क्वायर बाई आर प्लस आर बचेगा, ठीक है। ये बच रहा है। फिर इसको अगर हम लोग जो है एच को इधर ले आए, तो माइनस का टर्म इधर जा रहा है तो ये साइन आपका बदल जाएगा, ठीक है। तो आर माइनस ये ऐसे लिखा जाएगा, इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये आपका फाइनली आ गया, ठीक है। तो अब देखिए, कंसिडर कीजिए कि अगर ये डबल ऑर्डर डेरिवेटिव 0 होगा, तो 0 होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो इन इक्वेशन है ये इक्वालिटी में बदल जाएगा, ठीक है। तो इन दिस केस हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग उसका हायर ऑर्डर को फाइंड आउट करेंगे, अगर ये 0 हो जाता तो। लेकिन अगर ये 0 नहीं होता है और पॉजिटिव और निगेटिव आपको कंफर्म हो जाता है, तो आप डेफिनेटली बोल सकते हैं कि आपको या तो स्टेबल या तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा, ठीक है। तो वो तो उसके लिए आपके लिए ये कंडीशन है, ये फॉर्मूला बन गया, इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। कि स्टेबल होगा तो जो हाइट है h, यानी जो नया पोजीशन है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का G2 एक्स एक्सिस के ऊपर, वो इससे ग्रेटर होगा तो स्टेबल होगा, और इससे स्मॉलर होगा तो अनस्टेबल होगा। ये आपको याद कर लेना है अच्छे से, ठीक है। लेकिन अगर डबल डेरिवेटिव भी 0 हो जाता है, ये एक अलग केस है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो इस केस में ये इक्वालिटी में बदल जाएगा, तो हम लोग नहीं बता पाएंगे, तो हम लोग को फिर हायर ऑर्डर निकालना पड़ेगा। तो जो ऊपर इक्वेशन था उसका आप हायर ऑर्डर निकालिएगा थीटा के रिस्पेक्ट में, एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और फिर थीटा और फाई को इक्विलिब्रियम के लिए 0 पुट करेंगे तो हमको, ठीक है ना, यहाँ से ये 0 मिलता है, ठीक है। तो अब आप देखिए, इसी तरीके से आप काम करेंगे, फिर आप हायर ऑर्डर फिर फोर्थ डेरिवेटिव निकालेंगे। फोर्थ डेरिवेटिव में भी आप क्या कीजिएगा, थीटा और फाई को 0 पुट अप कीजिएगा, ठीक है। तो आपका फिर यहाँ से ये वैल्यू मिल जाता है, ठीक है। ओके, अच्छा, तो ये हम लोगों का ये स्पेशल केस है बाद वाला, ठीक है ना। तो अब देखिए, जो कंक्लूजन है उस पर आ जाइए। तो अब देखिएगा, ये फोर्थ डेरिवेटिव है हमारा, ठीक है। फोर्थ डेरिवेटिव क्या आ जाता है? ये हमारा आ जाता है निगेटिव, ठीक है। तो फोर्थ डेरिवेटिव निगेटिव आ रहा है, यानी कि क्या है, आपका जेड जो है वो मैक्सिमम है, अगर निगेटिव आ रहा है तो। इसलिए इस केस में भी आपको क्या मिलेगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा। तो आपको देखिए, अब रिजल्ट जो फाइनली आया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा? जब जो हाइट है आपका, ठीक है, वो इस तरह से मिलेगा, ये इस तरह से मिलेगा, ठीक है।